नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और यूपी मांगे उत्तर में आज फिर बात उस मर्ज की जिसकी दवा भी हो रही है, लेकिन दवा के बावजूद आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि हमने वैक्सीन तो ली, दवाई तो ले ली, लेकिन उससे भी जरूरी परहेज को कहीं पीछे छोड़ दिया। मास्क पर हम लापरवाह हुए, दूरी का ख्याल नहीं रखा, कहीं कहीं तो यही मान लिया गया कि यह कोरोना वोरोना कुछ होता नहीं है। और नतीजा यह है कि देश में हर रोज 1 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए। सरकार की चिंता बढ़नी लाजमी है। सरकार के साथ साथ राज्यपाल भी चिंतित हैं और उन्होंने समाधान के लिए संवाद का रास्ता चुना है। आज राजभवन में सर्वदलीय बैठक हुई, तो आगे 2 दिन और भी संवाद होगा। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या संवाद से समाधान का रास्ता निकलेगा। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोविड की इस लहर से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर बड़ा मंथन चल रहा है। आज से राजभवन में कोरोना पर 3 दिवसीय संवाद की शुरुआत हुई। पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी राजनीतिक दलों के साथ इस महामारी से निपटने के लिए चर्चा की। चर्चा में क्या सामने आया ये बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस वक्त हालात कैसे हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 15,353 केस सामने आए हैं। सिर्फ राजधानी लखनऊ में ही 4,444 केस सामने आए। यूपी में कोरोना से 24 घंटे में 67 मरीजों की मौत हुई है, तो सिर्फ लखनऊ में ही 24 घंटे में 31 मरीजों की मौत हो गई। प्रयागराज में 1565, वाराणसी में 1740 केस सामने आए, तो कानपुर में 881 और गोरखपुर में 390 केस सामने आए। बिगड़ते हालात के बीच राजभवन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने बैठक में शामिल होने के लिए विपक्षी दलों का आभार भी जताया और ये साफ भी किया कि सरकार का मकसद नागरिकों का जीवन और उनकी आजीविका बचाना है। धन्यवाद ज्ञापित करूंगा इस सर्वदलीय बैठक में दलीय नेताओं का, जिन्होंने प्रभावी कदम उठाने में हर प्रकार का सहयोग का आश्वासन दिया है। एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह आश्वस्त किया है। सरकार प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने के लिए भी और उनकी जीविका को बचाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सरकार से कोविड के पहले दौर जैसा प्रदर्शन दोहराने और मास्क को लेकर सख्ती बरतने की सलाह दी। पहले जो 1 साल में जो काम हुआ, बहुत तेजी से काम हुआ, वेल प्लानिंग से काम हुआ, सभी का साथ लेकर काम किया, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे सुरक्षाकर्मी हो, चाहे डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, एनजीओ हो। यदि हम सभी कड़ाई से नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना कम हो जाएगा, नियंत्रण हो सकता है। बैठक में शामिल हुए विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने भी कोरोना से बिगड़ते हालात पर सरकार को सुझाव दिए। उन्होंने इस कार्यवाही के लिए जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, इस महामारी से रोकथाम के लिए हम इसका स्वागत करते हैं। और बैठक में बहुत से विषय आए, कैसे इससे निजात दिलाया जा सके, आम जन को कठिनाई भी ना होने पावे, इस दिशा में भी जो कदम उठाए जाए। अन्य बीमारियों से भी ग्रसित लोग हैं, उनका समुचित इलाज का प्रबंध हो, इस संबंध में हमने अपने सुझाव रखने का काम किया। सुझाव हम लोगों ने ये दिया कि ये जो महामारी आई है ये 2020 से भी खतरनाक है। आज इस महामारी के लड़ने के लिए हमारी सरकार जो कार्य कर रही है, वो सरकार को, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, ये देश की एक महामारी है, कुदरती ये महामारी है। इसकी लड़ाई के लिए हर सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस आपके साथ है। राज्यपाल ने कोरोना पर संवाद की आज से शुरुआत की है। इसी कड़ी में वो कल मेयरों और पार्षदों के साथ भी संवाद करेंगी।
और 13 अप्रैल को धर्मगुरुओं से संवाद के जरिए समस्या का निदान पूछा जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या सभी राजनीतिक दल सियासत भूलकर एक साथ काम करेंगे और क्या इस संवाद से समाधान का रास्ता निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले मेहमानों से आपका परिचय कराएं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुचि विश्वास जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। शुचि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मनोज काका साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज काका जी, आपका भी बहुत स्वागत। संजीव मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस वक्त डॉक्टर समीर भाटी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कोविड कैंपेन कमेटी के सदस्य हैं, दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर भाटी आपका। सबसे पहले शुचि विश्वास जी, प्रश्न बहुत सीधा है कि कई चीजों का समाधान हमें निकालना पड़ता है। डॉक्टर हमें कई बार बता देते हैं कि आपको भैया बुखार है और बुखार में आपको दवाई तो दे रहे हैं, लेकिन ये 4-5 चीजें आपको नहीं खानी है, इनका परहेज करना है। आज जो संवाद हुआ है राजभवन में, राज्यपाल ने जो सभी दलों के नेताओं को बुलाया, आपकी पार्टी के प्रतिनिधि भी वहां पे पहुंचे, उन्होंने भी सुझाव दिए। इस वक्त की जरूरत क्या है? क्योंकि हम लखनऊ में देख रहे हैं 4444 आज के केस हैं, अकेले 67 में से उत्तर प्रदेश में 31 मौत अकेली राजधानी लखनऊ में है। जी, स्थितियां बहुत ही दुर्गम और दुरूह हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार कि उन्होंने विभिन्न राज्यों के चुनाव प्रचार से समय निकाला अपने प्रदेश के लिए, और फाइनली अब 4 साल के बाद उन्होंने निर्धारित किया कि सभी दलों से, विपक्ष से, अपने विधायकों और अपने सांसदों से भी चर्चा करेंगे। क्योंकि जो हालात है उत्तर प्रदेश के, तो मुख्यमंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी, वो चुनाव प्रचार के ही मोड में रहते हैं। अब एक नया टर्म आया है, टीका उत्सव। तो अपर्याप्त वैक्सीन की स्थिति में उत्सव कैसे किया जाए? एंटी रेबीज के टीके का उत्सव किया जाए, या जो खट्टर सरकार ने जो मुर्दा को टीका लगाया है उसका उत्सव किया जाए? तो एक महत्वाकांक्षी सरकार है जिसकी प्राथमिकता कभी भी जनता नहीं रही। और जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना अभाव है, ऐसे में जो ये 1500 वेंटिलेटर्स का दावा है, तमाम आईसीयू और बेड्स का दावा है, तो मेरी सरकार से और सरकार के प्रतिनिधि से गुजारिश है कि अगर वाकई स्वास्थ्य सेवाएं इतनी उच्च कोटि के हैं और इतने वेंटिलेटर्स को अपडेट करने के लिए हमारे पास स्टाफ है, प्रॉपर सेंटर्स हैं, तो क्यों ना उनकी लिस्ट वो जारी कर दें। क्योंकि जहां तक हम समझते हैं, जब इस कोरोना की तैयारी करनी थी प्रदेश की सरकार को, तो पूरे प्रदेश में होर्डिंग्स लग रहे थे, योगी सरकार काम दमदार। तो एडवर्टाइजिंग के माया मोह से अब सरकार इतना विकास कर चुकी है कि शमशान घाट में वेटिंग है और टोकन लेकर शवदाह हो रहे हैं। तो अब ये, इसको हम तैयारी कहें या अब सर मुंडाते ही ओले पड़ना कहें, या सरकार की दूरदर्शिता कहें, जो शब्द आपको उचित लगे उसे कृपया आप स्वीकार कर लें। ठीक, शुचि विश्वास जी, मुझे उम्मीद थी कि आप राजनीतिक नहीं होंगे, लेकिन आप हुई हैं। तो ये पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में भी वही टोकन लिए जा रहे हैं, वही टोकन दूसरे स्टेट्स में, महाराष्ट्र में प्रतिदिन 50,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो काम दमदार है। तो भूपेश बघेल जी का काम तो क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में है? पूछिए उनसे कि असम में कितनी रैलियां की हैं, कितने दिन रहे? चुनाव प्रचार में है? पूछिए, क्या काम दमदार योगी सरकार? देखिए, प्रेफरेंस क्या है, किस मुख्यमंत्री की क्या प्रेफरेंस है, कि असम में उन्होंने कितनी रैलियां की, कितने रोड शो किए, पता तो कीजिए पहले। मैं आपको वही बता रही हूँ, पूरा प्रभार उनके कंधे पे। भाजपा का उत्तर देने के लिए भाजपा के प्रवक्ता मौजूद हैं। ना, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, प्रवक्ता मौजूद हैं, कृपया आप पत्रकारिता के संदर्भ में ही प्रश्न करें। मैंने यही तो पूछा आपसे कि दोनों जगह स्टेट्स अलग अलग हैं, मुख्यमंत्री अलग अलग हैं, सरकारें अलग अलग हैं, लेकिन चूंकि आपको अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार पर परहेज है, आपको लगता है कि उनको प्रदेश पर ध्यान देना चाहिए, तो आपके शासित राज्य हैं, कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों के लिए कोई सलाह है या नहीं है? सिर्फ इतना सा सवाल है। नहीं, मुझे परहेज नहीं है, मुझे बिल्कुल परहेज नहीं है, लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन बंगाल में दावा करते हैं, उत्तर प्रदेश में महिला अपराध की स्थिति ये है, तो छल और छद्म युद्ध से परहेज है। जो सरकार का प्रोजेक्शन है और जो सरकार की रियलिटी है, उससे परहेज है। कोरोना एक आपदा है और हम सब इसके संकट में हैं, लेकिन जब सरकार की उदासीनता, 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पिछली बार की तुलना में लोग ज्यादा लापरवाह हैं, और 10 अप्रैल की रैली में वो स्वयं जाकर चेक करते हैं कि लोग कितने लापरवाह हैं। तो मुझे ना तो कुंभ से आपत्ति है, ना आईपीएल से आपत्ति है, और ना रैलियों से आपत्ति है,
किंतु हमारा आपका जीवन संकट में है और उसकी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार अपनी जिम्मेदारी को चुनाव प्रचार की आड़ में हाइड कर रही है। तो अब इस बैठक का औचित्य क्या है जबकि स्थितियां इतनी दुर्गम, संजीव मिश्रा जी, और अपने हाथों से बाहर हो चुकी है। इस बैठक का अभी कोई औचित्य विपक्ष को कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, ये तो जो उस बैठक में गए हैं विपक्षी दल के लोग और खासतौर से कांग्रेस पार्टी के, मुझे लगता है इन्हें प्रश्न उनसे करना चाहिए। आज ये वैश्विक महामारी जो मैं समझता हूँ कुदरती महामारी है, इससे सब लोग मिल करके लड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता। और राजनीति करने के बजाय, इस मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय मुझे लगता है कि बड़ा अंदर से मुझे लगता है आक्रोश है ऐसे लोगों के प्रति, लोगों को जो लोग आज आपने चैनल पे जिनको गलत बुलाया है। तो कहने का मतलब बहुत साफ है, ये महामारी जिस तरीके की बढ़ी हुई है, जिस तरीके से संक्रमित लोगों की संख्या एकदम से बढ़ गई है, ये सब लोग मिलकर के अगर इससे लड़ाई लड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, कटाक्ष करना, टीका टिप्पणी करना और इस तरीके की बातें करने से मुझे लगता है परहेज करना चाहिए। ये महामारी है और इस महामारी को, कुदरती महामारी को से निपटने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। और मैं तो धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को भी, जिन्होंने कम से कम सबकी बैठक बुला करके सबको एकजुट करने का प्रयास किया और विपक्षी दलों ने भी उसमें शामिल होकर के ये हामी भरी कि हाँ, सरकार के हम साथ में, सरकार जो काम कर रही है वो बेहतर काम कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपने अपने चैनल पर जिन लोगों को बुलाया वो इस बात से मुझे लगता है इत्तेफाक नहीं रखते। उनको जो लोगों ने बैठक में, उनके दलों के लोगों ने, जिन लोगों ने जो शामिल हुए हैं, मुझे लगता है उनसे प्रश्न करना चाहिए कि आप बैठक में क्यों गए अगर ऐसी स्थिति। लेकिन इस तरीके की बात करना मुझे बड़ा अचंभित लग रहा है, क्योंकि महामारी से लड़ना, महामारी को परास्त करना, ये सबका काम है। जिस तरीके से वैक्सीनेशन बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से सैनिटाइजेशन को बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, मैं उत्तर प्रदेश के धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि उन्होंने गंभीरता से सब चीज़ों को लेते हुए अच्छी पहल की है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम कोरोना जैसी महामारी से विजय प्राप्त करेंगे और इसमें सबको एकजुट होने की जरूरत है। और सारे विपक्षी दलों के लोगों को भी मैं धन्यवाद दूंगा जो आज की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने हामी भरी कि सब लोग एकजुट होकर के इस महामारी से लड़ाई लड़ें। ठीक है, मनोज काका साहब, निदान क्या है? सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से सम्मेलन भी करते हैं, अपने अपने हिसाब से रैलियां भी करते हैं, जिसको जहां ज्यादा भीड़ मिलती है वो उसको प्रमोट भी करता है, खूब फोटो भी डालते हैं लोग कि भैया हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं, चाहे वो बंगाल में हो चाहे यूपी में हो। अभी चुनाव चल रहे हैं पंचायत के, तो शासन प्रशासन की आंख बचा के यहां भी खूब भीड़ जुट रही है। सवाल सीधा है कि कैसे इस पर लगाम लगेगी, क्योंकि जब लखनऊ से अकेले 31 मौत की खबर आती है तो डर सबको लगता है। देखिए राम मोहन जी, बहुत ही भयावह स्थिति है पूरे लखनऊ में। और हम लोग जब से लखनऊ को जानते और समझते हैं, जो तहजीब की शहर थी, तो उस लखनऊ में हालात ये हैं कि लोग, खैर जिंदा लोगों की तो योगी सरकार परवाह नहीं कर पाई, लेकिन मरे हुए लोगों का भी अब प्रबंध नहीं हो पा रहा है। और आपके चैनल और कई सारे मीडिया के साथियों ने दिखाया कि सौदा गृह पर जो एक मशीन महीनों से खराब है, हफ्तों से खराब है, उसका भी ये सरकार प्रबंध नहीं कर पाई। सिर्फ बयानों में और प्रचार में तो ये सरकार आगे रहती ही रहती है। तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा उदासीन होने के बजाय संवेदनशील होइए और उदंड होने के बजाय व्यवस्थाओं का प्रबंध करिए। कम से कम लोगों के जीने का तो आप प्रबंध नहीं कर पाए, उनको जीवन नहीं दे पाए, उनके कम से कम मरने के बाद उनका शव का फ्यूनरल हो जाए, उनका अंतिम संस्कार हो जाए, इसका प्रबंध कर दे सरकार। और आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहेगी समाजवादी पार्टी कि कम से कम नगर निगम को इतनी व्यवस्था आप जरूर दे दीजिए। वहां के जो कर्मचारी हैं उनको किट नहीं है और एक मशीन खराब है। ये तो सिर्फ लखनऊ की बात है, पूरे प्रदेश में आज 15,000 से ज्यादा मामले आए। मौतें क्या हुई आप देख ही रहे, पूरे प्रदेश में 71,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हो गए। जो पॉजिटिविटी, जो संक्रमित होने का जो रेट है राम मोहन जी, वो उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा तेजी से लोग संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन किसी का विचार व्यवहार में दिखे तब तो। अब ये बात कहते हैं कि 2 गज की दूरी, ये वो तमाम तरह की जो दिया जाता है, जो बयान दिए जाते हैं। और जब देश के गृह मंत्री आज बंगाल में कर रहे थे रैली, आपको भी पता होगा, रोड शो चल रहा है उनका, 4 दिन से चल रहा है। तो किस तरह का आप जो विचार देते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के व्यवहार में कहीं नहीं दिखता है।
आप सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, आपने जैसा कि अभी अपने संदर्भ में बताया, आप सबसे ज्यादा भीड़ का लोगों का तो जब आप ही इस देश के सर्वोच्च संस्थान के सर्वोच्च व्यक्ति, जब मोदी जी जब किसी एसओपी का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आम जनता कहां से उसका पालन करेगी? और योगी जी क्या बात करेंगे? योगी सरकार क्या बात करेगी? योगी सरकार के उनके आवास के 500 मीटर बगल में इसको एक कोरोना मरीज को इसलिए छोड़ दिया गया, वो संक्रमित था, सड़क पर रस्सी लगा के छोड़ दी गई। यहाँ के लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने स्वयं स्वीकार किया है कि यहाँ तो अब लोग सड़कों पर मरे हुए नजर आ रहे हैं। तो अब पछताए क्या होता है, चिड़िया चुग गई थे। और योगी जी को हमेशा हम लोगों ने, जो विपक्षी दल है, लेकिन हर नाकामियां इनकी जो हर तरह की नाकामियां है उसकी जिम्मेदारी नेहरू पे चली जाती है, विपक्ष पे चली जाती है। और कामयाबी तो खैर विगत 7 सालों में और यूपी के 4 सालों में कहीं कुछ दिखी नहीं। अब ये सोच रहे हैं उत्सव मनाने का। जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार के नेक कामों का ये नाम बदल के अपना बना लेते थे, अरे कम से कम कुछ लोकाचार्य होता है। दुनिया का कौन सा शासक मरने का कहीं उत्सव होता है? भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म ग्रंथों में क्या पढ़ते हो, क्या अनुसरण करते हो? मरने का उत्सव नहीं होता राम मोहन जी। जहां लाशें बिकती हैं उससे लोग मर्माहत होते हैं, दुखी होते हैं। उत्सव न मनाइए। किस चीज का उत्सव मनाएंगे? कुत्ते वाली वैक्सीन देने का उत्सव मना रहे हैं? किस चीज का उत्सव मनाएंगे? लोगों की लाशें सड़कों पर बिछ गई हैं, किस चीज का उत्सव मनाएंगे? कि आपने विगत 4 सालों में एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। विगत 7 सालों में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कहीं हॉस्पिटल बनाई हो राम मोहन जी, तो कृपया मुझे बताया जाए। विगत 7 सालों में अगर देश में कहीं कोई, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर समीर भाटी जी का पक्ष आना जरूरी है। डॉक्टर समीर भाटी साहब, संवाद हो रहा है सभी दलों के बीच, सबसे कहा जा रहा है कि एक साथ आएं और अपने सुझाव दें, जो भी आपके सुझाव होंगे उन पर अमल करने की कोशिश होगी। इस वक्त में प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? क्योंकि केसेस आप दिल्ली में भी देख रहे हैं, केसेस यूपी में भी बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्यों में भी हैं। क्या इस वक्त समाधान है? देखिए, अभी अगर हम बात करें फिलहाल चुनौती क्या है, अगर हम पिछली वेव से इस वेव को कंपेयर करें, और दूसरा अगर हम उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात करें तो यहाँ तो तीसरी या चौथी वेव ऑलरेडी आ चुकी है। हमने देखा कि यहाँ पे नवंबर दिसंबर में भी काफी ज्यादा केसेस बढ़े हुए थे, सर्दियों में भी काफी ज्यादा केसेस बढ़े हुए थे, और अभी फिर फिलहाल कुछ 2-3 महीनों से फिर केसेस कम हुए। अब दूसरा जो अभी बड़ा चैलेंज है वो ये है, अगर पिछली बार से कंपेयर करें, कि इस बार की जो लहर है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस होने के साथ आप देखेंगे कि इस बार तो सभी चीजें अनलॉक है। पिछली बार कुछ चीजों में, बहुत सारी चीजों में रिस्ट्रिक्शन था और भी चीजें थी, बट ये बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस है। हम अगर बात करें, देखिए यूके और ऐसे देशों की जो कि पूरी तरह से साधन संपन्न है, वो भी उस चीज को कंट्रोल करने में उन्हें भी बहुत अधिक समय लग गया। हालांकि उनको लॉकडाउन तक भी करना पड़ गया और वैक्सीनेशन ड्राइव को उन्होंने काफी स्पीड अप किया, तब जाके वो कंट्रोल में आई है। तो हमें इस चीज को एक बार देखना पड़ेगा कि स्थिति काफी चैलेंजिंग है, पहली बात। दूसरा, अगर हम देख रहे हैं इस बार की हमारे युवा और बच्चों में भी काफी ज्यादा इन्फेक्शन देखा गया है, काफी संक्रमण देखा गया है। और तीसरा, अगर हम देखें कि पीक, अगर अभी जो इस बार की हम बात कर रहे हैं, अभी तो पीक आई नहीं है, पर अभी तक का जो हमारा डेटा है वो पहली पीक से काफी अधिक ज्यादा पहुंच चुका है जी। अब फिलहाल तो अभी सिर्फ हम संक्रमण रेट देख रहे हैं, पर पीक आना, आप ये देखिए जितने एक्टिव केसेस होंगे उतनी ही ज्यादा डेथ रेट बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा सीवियरिटी बढ़ेगी। फिलहाल हमने देखना शुरू किया है कि अभी हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि शायद ये ज्यादा सीवियरिटी नहीं आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम सीवियर केसेस भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं। और रही बात हमारी जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, देखिए अगर जितने ज्यादा केसेस बढ़ते रहेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो प्रेशर आएगा ही आएगा, हेल्थ केयर प्रेशर। क्योंकि क्या था, हॉस्पिटल्स वगैरह जिस तरह से अभी पिछले 2 महीने के अंदर केसेस कम हुए थे, तो जो कोविड वाली चीजें थी वो नॉन कोविड में चेंज हो गई थी। तो अब उनको दोबारा से फिर सब चीजों को एक बार फिर से कोविड की स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है, पर जो नॉन कोविड पेशेंट है उनका भी तो ट्रीटमेंट करना है। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हैं हम, और हर दिन जो परिस्थिति है वो चेंज होती जा रही है, तो उस तरह से स्ट्रेटेजीज भी हमें रोज नई नई बनानी पड़ रही है। तो इसको अभी हमें आई थिंक सबका ही इसमें सहयोग, जी सबके सहयोग की आवश्यकता है। लेकिन खास बात यह भी है कि हमें यह भी देखना होगा कि पिछले 1 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कितना बढ़ाया है, कितना सबक लिया, या चीजों को बीच में हमने बहुत हल्के में छोड़ दिया। अब उन्हें कंट्रोल करने में या दोबारा पटरी पर लाने में उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए संजीव मिश्रा जी, लेकिन विपक्ष के लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज आप लोगों ने बढ़ाई नहीं,
बीच में ब्रेक लगा दिया, जो कोविड सेंटर्स थे उनको नॉन कोविड में धीरे धीरे बदला गया, अब फिर से उसे पटरी पर लाना है। आंकलन ठीक नहीं है अधिकारियों का, या फिर सिस्टम को और ज्यादा कसने की जरूरत है? देखिए राम मोहन जी, पिछली बार जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो ये वही विपक्षी दल है जो कह रहे थे कि जब लॉकडाउन हुआ तो क्यों लॉकडाउन कर दिया, जब लॉकडाउन को खोला तो धीरे धीरे खोला तो क्यों खोल दिया। आज भी ये विपक्षी दल तो ये बात कहेंगे, और मुझे लगता है कि ये अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। इनका काम केवल विरोध करना है। मैंने तो शुरू में ही कहा आपसे कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, इसको राजनीतिक मुद्दे के तौर पर न देख करके एकजुट होकर के सबको इस महामारी से लड़ाई लड़नी चाहिए है। और आज जिस तरीके से विपक्षी दल एकजुटता से शामिल हुए और उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, महामारी के खिलाफ सरकार जो भी निर्णय लेगी हम सब लोग मिलकर के उसको पूरा करेंगे, तो ये एक अलग विषय है कि आज उनके जो नुमाइंदे आपने बैठाए वो दूसरी बातें कह रहे हैं। अरे जिन लोगों ने ये बात कह दी कि हम दूसरे लोगों के कामों का उद्घाटन कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि 2017 में जब काम बोलता था तो उसके बाद क्यों आपकी सरकार चली गई, क्यों 50 के नीचे 47 पे आ गए। अगर इतना ही काम किया था तो उसके बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो भी आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से लोग एक दूसरे दलों से तिकड़म ताल करके लड़ रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि हम 80 में 70 सीटें ले आएंगे, 75 सीटें ले आएंगे, और क्या हुआ, आखिरकार धराशाही हो गए। लेकिन ये जनता के हितों की लड़ाई नहीं लड़ते, इनकी जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं, केवल सरकार पर आरोप लगाना इनका धर्म बनता है और वो अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं। हमें उसमें कोई गुरेज भी नहीं है, क्योंकि अगर विपक्ष विरोध नहीं करेगा तो निश्चित रूप से बहुत सी ऐसी स्थितियां होती जहां सरकार को समझ में आता है कि हाँ ये बात उचित भी है और उसको सुधारा भी जाता है। मैं तो आज इसलिए बैठा था आपके चैनल पे कि हो सकता है कोई बेहतर सुझाव आएंगे, उन सुझावों को मांगते हुए हम भी सरकार के तरफ ये बात पहुंचाएंगे कि इस तरीके के सुझाव आए, अगर इनको और माना जाएगा तो निश्चित रूप से महामारी से लड़ाई लड़ने में हमें बेहतर सफलता मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य आज भी वो लोग टीका टिप्पणी करने के अलावा, छीटाकशी करने के अलावा उनके पास कोई और इतना अच्छा मुझे लगता है कि इस पर कोई सुझाव नहीं है, इसलिए वो सुझाव देने से बच रहे, केवल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सही काम नहीं कर रही। और मैं फिर कह दूं आपसे, जिस तरीके से पिछली बार हमने महामारी से लड़ाई लड़ी थी और लॉकडाउन भी किया, लॉकडाउन खोला भी और हम बेहतर परिणाम पे थे और पूरे विश्व ने हमारी तारीफ की थी, उसी तरीके से इस बार भी हम इस बेहतर लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से इस महामारी को धराशाही करते हुए हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। लेकिन एकजुटता की जरूरत है, सबको इसमें एकजुट होने की जरूरत है, इसमें राजनीति करने से बाज आना चाहिए। शुचि विश्वास जी, राजनीति करने से बाज आना चाहिए, सुझाव मैं आ रहा हूं, काका साहब आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सा सब्र रखिए। शुचि विश्वास जी, ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, सुझाव देने का वक्त है। जी जी हाँ, बोल सकती हैं आप। जी जी देखिए, 3 महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने उठाए, मैं उसी पर क्रमवार बात कहना चाहूंगी। पहला तो भारत 2014 के पहले कृषि प्रधान देश था और 2014 में बीजेपी सरकार बनने के बाद इवेंट प्रधान देश है। उसी श्रृंखला में टीका उत्सव है, बस सरकार बता नहीं रही है कि उत्सव किसको मनाना है। वो जो संक्रमित है, वो जिन्होंने अपने परिवारों को खो दिया, वो जो पलायन कर रहे हैं या वो जो घर बैठे हैं। दूसरा, पहले पैनल में उन्होंने कहा कि सरकार जैसे पिछली बार लड़ी तो पिछली बार थाली बजाई थी, इस बार कटोरा हाथ में दे दिया है। पिछली बार दिया जलाया था, इस बार पता नहीं क्या जलने वाला है। पिछली बार आसमान से पुष्प वर्षा की थी। 30 जनवरी को WHO ने जब पैंडेमिक घोषित किया, अभी उन्होंने कुदरती कहा इसको, डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने उस समय कहा कि इट्स नॉट अ मेडिकल इमरजेंसी। पीटीआई ने ट्वीट किया, बीजेपी ने उसको प्रोपेगेंडा किया। और जो लोग तबलीगी प्रोपेगेंडा जैसी इस महामारी को जो लोग कम्युनलाइज कर रहे थे, एक एजेंडा के तहत पूरे देश को पोलराइज कर रहे थे, वो लोग अब ये स्वीकार कर रहे हैं कि फाइनली ये महामारी है। आपत्ति इस बात पर नहीं है कि एक सामुदायिक चर्चा करी, सर्वदलीय बैठक करी। आपत्ति इस बात पर है कि अब जबकि सब कुछ बिगड़ चुका है, बल्कि वैक्सीन की अपर्याप्तता को भी देखा जाए तो प्राथमिकता देशवासियों को मिलनी चाहिए थी या विदेशों में तालियां बटोरना ज्यादा आवश्यक था। जब पूरे दुनिया अलर्ट हो चुकी थी तो हम कोरोना के लिए मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप का आयोजन कर रहे थे, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट टॉपल कर रहे थे। तो आपत्ति उन सवालों पर है, महामारी पर नहीं। वो हमारे और आप दोनों के परिवारों के लिए इक्वल है। लेकिन आप उन चीजों को स्वीकार करें। पिछले साल में आपने क्या किया था, और पिछले साल को छोड़िए,
पूरे 1 साल के दौरान आपने क्या सबक लिया और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने क्या अमेंडमेंट्स किए? अभी भी आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, 500 वेंटिलेटर्स की उपलब्धता है, 2000 का दावा कर रहे हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं, मीडिया मैनेज कर रहे हैं। तो लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल एंड बी वेरी जेन्युइन। जो भी आप कह रहे हैं कोई भी बात धरातल पर यथोचित नहीं है, मुझे आपत्ति है उनके सारे स्टेटमेंट्स पर। ठीक है, मनोज काका साहब आप भी बोल सकते हैं। देखिए, मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि ये सुझाव की बात कर रहे थे, कभी भी मौत जो लोगों के घरों में हो रही है, जो आज 67 मौतें हुई, लगभग पूरे देश का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 1,55,000 केसें आई या लगभग 900 मौतें। तो क्या कोई ऐसा नाम भी भारतीय जनता पार्टी जानती है कि मौत का कुछ और नाम दे दें तो उससे लोग जिंदा हो जाएंगे? कोई ऐसा नाम है? नाम बदलने वाली सरकार से मैं ये जानना चाहूंगा। मैंने पूछा कि विगत 4 सालों में अगर सरकार ने किसी जनपद में कोई हॉस्पिटल बनवाया हो, जैसा कि आपने कहा कि कोई इंफ्रा बनवाया हो, तो एक भी जगह का नाम बताएं कि यहाँ ये इंफ्रा बनवाया है। अगर आप लखनऊ की बात करें तो एक हॉस्पिटल को कोविड सेंटर पहले घोषित किया गया, वृंदावन। उस हॉस्पिटल को जो ट्रामा सेंटर है केजीएमसी का, उसको भी माननीय अखिलेश जी की सरकार ने बनवाया। तो जब आपके पास मौतों पर भी आप भरोसा न कर पाए, लोगों के घरों में लाशें हैं, और वो जो एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे सभी के घर, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो उसके जग में मैं दुख और पीड़ा के साथ कहना चाह रहा हूं कि राज दरबारी कभी होने के बजाय संजीव जैसे लोगों को हकीकत का सामना करना चाहिए। क्या मैंने गलत कहा कि यहाँ भैंसा कुंड पर 100 जलाने का भी प्रबंध नहीं है, वहां पीपी किट नहीं है, बीएचयू से लेके केजीएमसी से लेके लोहिया से लेके बीआरडी जो मेडिकल कॉलेज है गोरखपुर, वहां भी कोई व्यवस्थाएं नहीं है, लोग सड़कों पे हैं, लोग मरने को मजबूर हैं। तो सरकार को बस यही सुझाव है कि उद्योगपतियों को एयरपोर्ट देने के बजाय, उद्योगपतियों को रेल बेचने के बजाय, उद्योगपतियों को गेल बेचने के बजाय, उद्योगपतियों को देश के सारे संस्थान बेचने के बजाय, थोड़ा उनसे भी कहिए कि वो भी थोड़ा संवेदनशील हुए और थोड़ा आम लोगों के हक की बात कर लीजिए। और सब बेचने से अगर कुछ पैसा आ गया हो तो लोगों को जीवन बचाने में लगाया जाए। रेमडेसिविर जो दवा है उसको उपलब्ध कराया जाए, वैक्सीनेशन तेज कराया जाए। वैक्सीनेशन में बहुत साधारण शब्दों में करें कि कुत्ते की वैक्सीन नहीं, कम से कम जो पूरी दुनिया को वैक्सीन देने का छदम दावा कर रहे थे, निर्लज्ज और कैसे कहें, बहुत दुख और पीड़ा हो रही है, बेशर्मी के लोग, वो कम से कम अपने 130 करोड़ लोगों के वैक्सीन का प्रबंध करें। अब इस पर तो यही है। वो एक और बात है राम मोहन जी, कहाँ तो चरागा तय था हर एक घर के लिए, कहाँ चराग नहीं पूरी शहर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं पूरी शहर के लिए। तो चारों तरफ राम मोहन जी और बर्बरता है और चारों तरफ लोग दुख पीड़ा में हैं, और उसके जो महामारी है उसके आगोश में हम सभी आ सकते हैं। लेकिन राम मोहन जी, बहुत विनम्रता से आपसे बताना चाहूंगा और दुख होता है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ऐसा देश होगा जहां महामारी का भी सांप्रदायिकता के साथ जोड़ा गया, जहां महामारी को भी एक जाति और धर्म के साथ जोड़ा गया। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां यह साबित किया जाता है कि जहां चुनाव है, जहां अमित शाह रैली करेंगे, जहां मोदी रैली करेंगे, वहां महामारी नहीं है, और जहां चुनाव नहीं है वहां महामारी है। ये महामारी सिर्फ रात में फैलती है, दिन में नहीं फैलती है। ये इस तरह के अपने सुविधा के अनुसार ये जो नियम और कानून बनाए जा रहे हैं, उसी का दुष्परिणाम है कि आज पूरा देश मौत के मुंह में चला जा रहा है, समाता जा रहा है। और पुनः बहुत विनम्रता से अपील करना चाहूंगा कि अपने छदम कार्यों का डफली पीटने के बजाय और उद्योगपतियों को देश बेचने के बजाय बेहतर होगा उसके बनिस्बत कि कम से कम मेडिकल सुविधाओं का प्रबंध कर लिया जाए, दवाइयों का प्रबंध कर लिया जाए। और अगर उद्योगपतियों से हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन लेने से पेट न भर गया हो तो थोड़ा बहुत आम जन के प्रति भी दयावान होइए, और उनके दवाई का और उनके पढ़ाई का और जो लोगों का रोजगार छिन गया है उसका भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, योगी जी की सरकार। आपकी सारी बातों का मैं जवाब लूंगा, लेकिन एक छोटी बात है कि कौन सा राजनीतिक दल है जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। केरल में राहुल गांधी पब्लिक गैदरिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं क्या भूपेश बघेल जाकर असम में चुनावी दौरे नहीं कर रहे हैं क्या अखिलेश यादव अपने सम्मेलन नहीं कर रहे हैं, क्या प्रियंका गांधी और जो कांग्रेस के दूसरे ब्लॉक स्तर के सम्मेलन है वो नहीं चले क्या? इन सब के बीच सब कुछ चला है। क्या टीएमसी की रैलियों में भीड़ कम जुट रही है? क्या ममता बनर्जी के रोड शो छोटे हो रहे हैं? ये सारे राजनीतिक दलों पर है। सिर्फ एक या दो नाम पर आप अटक जाएंगे तो मेरे ख्याल से कि जनता के साथ आप भी इंसाफ नहीं करें। बहुत अच्छा सवाल है, सब कर रहे हैं कि
जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति हों, अगर वो कुछ ऐसा आचरण प्रस्तुत किए हों कि नहीं, इसके एसओपी का पालन ऐसे करना चाहिए, हम रैलियां नहीं करेंगे, हम वर्चुअल, तो सबको उसका अनुसरण करना चाहिए। लेकिन जब राजा ही और जब देश के सर्वोच्च संस्थानों का मालिक ही इस तरह का आचरण का प्रस्तुत करें कि जो बिल्कुल लड़कों जैसा लगे, तो और लोगों से आप कैसे, क्या आप उम्मीद करेंगे? ठीक, हम उनसे तो उम्मीद कर सकते हैं जो हर बात का विरोध करते हैं, हम उनसे तो उम्मीद करते हैं जो हर कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री की बात गलत है और ये गृह मंत्री की बात गलत है, इस बात के विरोध में हम यहां बैठेंगे। तो कोई एक तो नजीर पेश कर देता है। इस देश में बहुत सी राजनीतिक दल है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मनोज काका की पार्टी करती कि कांग्रेस पार्टी करती, एक कोई छोटा दल जिसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं है किसी चुनाव में कि वो जीत पाएंगे, कम से कम वो ही ये बता देते हैं कि भैया हम पॉलिटिकल रैली नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो वैसे ही कम सीटें जीतनी है और हम ये संदेश देंगे देश में कि कोरोना से बचाव जरूरी है, हम वर्चुअल रैली करेंगे। कोई एक तो होता है ऐसा। लेकिन संजीव मिश्रा जी, और भी बहुत सारी बातें मनोज काका पूछ रहे हैं, शुचि विश्वास जी पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इवेंट हर जगह जरूरी है क्या साधारण तरीके से चीजें नहीं चल सकती? नहीं, देखिए, टीका उत्सव पर आए तो उस पर टिप्पणी की गई कि टीका उत्सव नाम क्यों रखा गया। एक तरफ आप वैक्सीनेशन के लिए कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो नहीं पा रही, वैक्सीनेशन कम पड़ रही, दूसरी तरफ अगर सरकार टीका उत्सव करके 3 दिन में 4 दिन में बड़े पैमाने पर अगर टीका लगाने का अभियान चला रही है तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टीके के लिए आप पहले बात भी कर रहे हो, एक सेकंड काका साहब, आपत्ति भी लगा रहे हो, और टीके पर सरकार काम कर रही है तो भी आपको दिक्कत हो रही। तो जी बोलिए। तो मुझे लगता है कि टीका उत्सव पर टिप्पणी करने के बजाय इन्हें तो अपने दलों के लोगों से कहना चाहिए था कि भैया 3 दिन में 4 दिन में जो अंबेडकर जी की जयंती तक हम अगर टीका उत्सव कर रहे हैं तो उसमें बड़े पैमाने पर सब लोगों को भाग लेना चाहिए और जो लोग अपने लोग हैं उनको ले जा करके टीका लगवाना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि इस तरीके का पॉजिटिव एक्शन होना चाहिए, बजाय इसके कि उस पर टीका टिप्पणी करने के कि साहब वो वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन लगेगी कैसे। ये नहीं, अब सरकार का साथ दीजिए और बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगवा करके लोगों को इस अभियान से जोड़ने का काम करिए कि बड़े पैमाने पर टीका लग जाए लोगों को, और जिससे कि उनके अंदर इम्यूनिटी पावर मजबूत हो और वो इस लड़ाई को बढ़िया तरीके से लड़ सके। राम मोहन जी, ठीक है, लोगों को बूस्ट करना चाहिए, ठीक है। राजनीतिक रूप से आप कह सकते हैं कि फला अस्पताल में व्यवस्था नहीं है, इस अस्पताल में व्यवस्था नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग हैं जिन्होंने देखा है कि कौन से अस्पताल में कितनी जबरदस्त व्यवस्था थी जो इस सरकार के आने के बाद खराब हो गई क्या, या फिर ये सरकारी सिस्टम है, ये हर प्रदेश में हर देश में ऐसे ही चलता है, जहां पर डॉक्टर्स भी लापरवाही करते हैं, नर्स भी लापरवाही करते हैं, नंबर भी बड़ा लेट आता है। ये पहली बार तो नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग ये भी आकलन करेंगे कि पहले से सुविधाएं बढ़ रही हैं कि पहले से सुविधाएं घट रही हैं, ये भी लोगों को ही निर्धारित करना है अस्पतालों में वो क्या देख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर भाटी, मैं आपके पास जरूर आना चाहता हूं, राजनीतिक विचारों से अलग। मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूं कि इस वक्त की स्थिति में आम नागरिक क्या करे, वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा सकता है, क्योंकि कई शहरों में, कई राज्यों में 10-10 दिन के लॉकडाउन शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी आप बात भी कर रहे थे, जो संवाद से लेके सॉल्यूशन, उसका जो समाधान है वो तो तभी निकलेगा तब सबका, जो मैंने अभी बात भी की, सहयोग, और उस सहयोग में सबसे ज्यादा अहम सहयोग तो जनता का ही होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात कर रहे हैं कि खाली जो वैक्सीनेशन तो एक पार्ट है उसका, उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, अभी देखा भी जा रहा है कि लोग टेस्टिंग के लिए भी सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि टेस्ट तो आपको कराना है, हल्का फुल्का कोई सिम्टम आए वो आपको छुपाना नहीं है। अगर आप टेस्ट कराने के लिए सामने आएंगे तो ही आगे का स्टेप होगा, तभी ट्रेसिंग हो पाएगी और तभी आपका आगे फर्दर ट्रीटमेंट हो पाएगा। एक तो जनता के लिए ये सबसे ज्यादा सुझाव है कि उनको लगता है कि नहीं, हमें सर्दी खांसी जुकाम है और वो अपनी तरह से उसका ट्रीटमेंट करते रहते हैं। दूसरा, जिस भी एरिया के अंदर अभी लग रहा है हमें कि केसेस ज्यादा हो गए छोटे, तो वहां पर अभी बहुत ही जरूरी है, जो पिछली बार भी जिस चीज में हमें सबसे ज्यादा सक्सेस मिला था, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, कि उस वाले पूरे एरिया को आपने कंटेंट कर दिया ताकि वो और ज्यादा अधिक स्प्रेड ना हो। क्योंकि इस बार यही जो हम बात कर रहे हैं कि बहुत तेजी से, कि पहले अगर
एक कमरे के अंदर 20 लोग बैठे हैं तो एक पॉजिटिव है तो 5 लोगों को हो रहा है। बट अगर अब देखा जा रहा है कि एक कमरे में 20 लोग बैठे हैं, एक पॉजिटिव है, तो वो 20 के 20 पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये सब चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो सभी लोग बात कर रहे हैं वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सभी चीजों का हमें पालन करना बहुत जरूरी है, और जिस तरह से सभी स्टेक होल्डर मिलकर अगर एक साथ काम नहीं करेंगे तो शायद हमें कोरोना से जो ये लड़ाई है इसको लड़ने में काफी हद तक जो हम बात कर रहे हैं कि ये केसेस कब तक बढ़ेगी, पीक कब तक आएगी, शायद वो 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, वो लंबा समय उतना ही खिंचता रहेगा जब तक हम सबका एक साथ हम मिलके इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे। ठीक है शुचि विश्वास जी, एक बार मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं और सवाल बहुत सीधा है कि पिछली जो खामियां हैं वो आपने अभी पिछले आधे घंटे में गिनाई, आगे कुछ सुझाव है कि क्या होना चाहिए, क्या बेहतर किया जा सकता है? देखिए, अगर प्रजा निरीह हो तो राजा नाकामियों का भी उत्सव मना लेता है। उसी श्रृंखला में ये टीका उत्सव है। आईएएस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दीपक त्रिवेदी जी को बेड मिलने में 8 घंटा लग गया, तो आम जन को क्या स्थितियां हैं आप समझ सकते हैं। और मैं पुनः कहूंगी, पीएम केयर्स में फंड लिया गया, आरटीआई के दायरे से बाहर रखा, सीएम केयर में फंड लिया गया, सीएसआर के दायरे से बाहर रखा गया। इसके अलावा एमएलएज ने, एमपीज ने, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने, इवन पेंशनर्स ने, सभी ने कोरोना आपदा के लिए धन दिया। लेकिन आपदा में अवसर करते हुए 8000 करोड़ का विमान प्रधानमंत्री जी ने खरीदा। फ्रेंच मीडिया ये बता रहा है कि राफेल के डॉक्यूमेंट्स, डिफेंस मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स, उसमें कहां यूरो कहां गया, वो मनी का क्या ट्रांजैक्शंस हुआ। तो सरकार जिनको रेल दे रही है, पोर्ट दे रही है, हवाई जहाज दे रही है, जो देश बेच रही है, नीलामी कर रही है, दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा पार्टी फंड है और मजबूत इच्छा शक्ति है, 2 साल में 1300 करोड़ का कार्यालय बनाकर खड़ा किया, तो क्या क्रोनिक कैपिटलिस्ट को कुछ हॉस्पिटल्स डोनेट नहीं करने चाहिए थे? क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं करना चाहिए था? और विगत 1 वर्ष के दौरान सबके खाते से धन लेने के बाद फाइनली अभी तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम क्यों नहीं हुआ? आपने देखा कोरोना किट उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेट पे खरीदी, आपने देखा गुजरात में आईसीएमआर किट्स का क्या हुआ, आपने देखा कि येदियुरप्पा सरकार ने वेंटिलेटर्स का क्या किया। तो हमें उस विषय पर बात करनी है जो जेन्युइन है। सिर्फ ये कहना कि कुदरती है, हम कर रहे हैं, बैठक बुला रहे हैं, तो गुड गवर्नेंस और प्रोपेगेंडा, मीडिया मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट फेयर। सरकार उदासीन है और सरकार की प्राथमिकता धन का संग्रह है। जनहित, जन उद्देश्य और जन स्वास्थ्य या जन कल्याण, ऐसी कोई मंशा भारतीय जनता पार्टी या उसके मदर ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन है, चुनाव है, 365 दिन, 7 दिन, 12 महीने, वही प्रधानमंत्री, वही गृह मंत्री, वही मुख्यमंत्री। विगत 7 वर्षों में अगर कुछ भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है तो प्लीज एक्सप्लेन करें। सिर्फ नाम बदलने से और योजनाओं का लोकार्पण करने से और पुरानी सरकारों पर आक्षेप लगाने से, पहले नेहरू जी ने कुछ नहीं करने दिया पीएम को और अब सीएम को, अब कोरोना कुछ नहीं करने दे रहा है। But exactly this is not the situation. Everybody is suffering and cause of this BJP government. मनोज काका साहब, कुछ सुझाव है? सुझाव बहुत साधारण शब्दों में है कि जिन चंद उद्योगपतियों को सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया सब्सिडाइज किया है, ये हमारी नहीं रिपोर्ट है, ये सरकार की रिपोर्ट है कि लगभग 12 लाख करोड़ रुपया को सब्सिडाइज किया गया है। तो सरकार से निवेदन है कि सब कुछ बेचने के बजाय उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के हेल्थ इंफ्रा पर काम किया जाए, लोगों को दवाइयां और जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं वो मुहैया कराया जाए। गांव में राम मोहन जी, हम लोग तो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं, गांव के किसी भी सीएचसी पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, सीएचसी पर, किसी पर भी कोई दवा और कोई जांच नहीं हो रही है। तो कम से कम सरकार से निवेदन होगा कि इस भारत में 70% आबादी गाँव में रहती है, कम से कम उनका भी संज्ञान रखें। वहां तो मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग कम पहुंच पाते हैं, हालांकि बहुत सारे आपके साथी हैं जो गांव की भी खबर लाते हैं, उनको साधुवाद देना चाहिए। तो गांव के सीएचसी पीएचसी पर भी कम से कम किसी भी सीएचसी पीएचसी पर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होती है, तो वहां कम से कम पीएचसी पर नहीं लेकिन सीएचसी पर एक ब्लॉक में जो 2 हैं या कहीं कहीं एक ही है, उस पर भी कम से कम ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए, हर जगह जांच की जाए। और उत्तर प्रदेश की सरकार को निवेदन करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि योगी जी, आप तो साधु हैं, साधु के बारे में तो कहा जाता है कि संत न छोड़े संत ही कोटिक मिलाए संत, अमलय भुजंग इबे दिया शीतलता न तजन, लेकिन आप तो पूरी साधुता छोड़ के आक्रामकता पर आ गए हैं।
आपने ऐसा क्यों किया? जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मैक्सिमम जांच होनी चाहिए और आपने प्राइवेट जांच लैबों को और केंद्रों को बंद कर दिया, तो कैसे मैक्सिमम जांच होगी? और सरकारी जगह तो अगर आप आंकड़ों को मैनेज करने में कि आंकड़े हमारे कम दिखें, उसके लिए आप जांच ही नहीं करना चाहते हैं, तो जो प्राइवेट भी संस्थान है, जो रेपुटेटेड संस्थान है, उनको भी जांच करने का अधिकार दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा जांच। संजीव मिश्रा जी, एक आखिरी जवाब आप। लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। यही समाजवादी पार्टी की और हमसे जो सकारात्मक आलोचना भी है, बहुत से सुझाव भी हैं उसमें आपके लिए। आप इसे कैसे देखते हैं संजीव मिश्रा जी? सारी ठीक है, बुनियादी बातें बताई राम मोहन जी जी, ठीक सर, आप समझ रहे हैं। संजीव मिश्रा जी। राम मोहन जी, एक चीज बहुत साफ हो गई, ये वो विपक्षी पार्टी के नुमाइंदे हैं जो सुझाव तो कम देंगे, क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन है और भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। तो आज तो इन लोगों को कम से कम माफी मांगनी चाहिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, उनको खुद भी माफी मांगनी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन है, और आज कैसे ये कहेंगे जनता से कि यही वैक्सीन लगवाइए जाकर। इसलिए इनको न उत्सव समझ में आएगा, न इनको ये वैक्सीन समझ में आएगी। ये उस पार्टी के लोग हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डंके की चोट पे कहा था कि ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। तो हालात ये है, तो ये इनके सुझाव क्या होंगे और किस तरीके से ये सुझाव देंगे? क्योंकि ये तो कहते थे भाजपा की वैक्सीन है। तो मेरा कहने का मतलब बहुत साफ है, इनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं, आम जनता। चलिए सर, समय इतना ही है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत कठिन है कि राजनीतिक दल कभी एक सुर में बात करें, क्योंकि उनकी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, उनके अपने कारण जो उसके अंदर के निहितार्थ हैं वो अलग अलग होते हैं, वो सभी लोग समझते हैं। अभी जिला पंचायत के भी चुनाव चल रहे हैं, पंचायत के भी चुनाव चल रहे हैं, गांव के भी चुनाव चल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। लेकिन इस वक्त आपकी ज़रूरत क्या है? आपकी ज़रूरत यह है कि आपको अपने लिए नियम बनाने पड़ेंगे, अपने लिए उन नियमों को सख्ती से पालन करना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, किसी भी राजनीतिक दल की नहीं है। तो आप किसी को देखें ना, किसी को सुने ना, आप सिर्फ अपने मन की बात सुने कि अगर आपको आगे अच्छी जिंदगी बितानी है, आपके परिवार में सुख चाहिए, शांति चाहिए, कोई परेशानी नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए, तो खुद परहेज करना शुरू कर दें। जो 2 गज की दूरी है, मास्क है, उसको आपको अपनाना बहुत आवश्यक है। तभी इसी तरह से एक एक व्यक्ति अगर करेगा, तब जाकर यह समाधान निकलेगा। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।